गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें हम लोग को पढ़ना है एटॉमिक कॉलिजन के बारे में। तो एटॉमिक कॉलिजन स्टार्ट करें इससे पहले जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था एक बार उसको रिमाइंड कर लेते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था प्रीवियसली बोर्स मॉडल के बारे में, और बोर्स मॉडल को लेकर के हमने हाइड्रोजन एटम का डिफरेंट एनर्जी लेवल फाइंड किया था और उसमें कितना एनर्जी होगा ये भी बताया था। ठीक है, और ये भी पढ़ा था कि जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे आएगा तो एनर्जी लूज होगा, और वो जो एनर्जी लूज होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, है ना। और उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी निकालना हमने सीख लिया था। तो अभी इसी में एक फर्दर एक नेक्स्ट टॉपिक आता है एटॉमिक कॉलिजन। एटॉमिक कॉलिजन मतलब कि जब आपस में दो एटम टकराएंगे, और जनरली यहाँ पे जो हम लोग को कॉलिजन मिलेगा इस टॉपिक में जो अपने सिलेबस में रिलेटेड है, यहाँ पे जो हम लोग का कॉलिजन होगा दैट विल बी द कॉलिजन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम, या फिर न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। इस तरीके का हम लोग कॉलिजन देखेंगे। तो इससे पहले जरा देखिए हमने क्या पढ़ा था बोर्स मॉडल में कि जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जनरली अपने ग्राउंड स्टेट में रहता है ना। ग्राउंड स्टेट में जिसका एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिला करके। और अगर हम लोग उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे यानी एनर्जी दे देंगे तो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। लेकिन हायर एनर्जी लेवल पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, तो वो तुरंत ट्रांजिशन होकर के अपने लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है, ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो जब ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो एनर्जी लूज करेगा, क्योंकि देखिए जो हायर एनर्जी स्टेट है उसका एनर्जी ज़्यादा है और जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसका एनर्जी कम है। तो जब यहाँ से हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और उसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था। तब यहाँ पे सवाल होता है कि हम लोग जो एटम है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन के, इसको एक्साइट कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग दो तरीके से एक्साइट कर सकते हैं। एक तो इसको हम लोग एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं थ्रू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि थ्रू द फॉर्म ऑफ फोटोन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ground electrons can be excited to higher energy state by two process। दो प्रोसेस के थ्रू हम लोग एक्साइट कर सकते हैं। पहला by giving energy in the form of रेडिएशन के फॉर्म में हम लोग एनर्जी देंगे, यानी कि फोटोन्स के थ्रू एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अपने पास वेव है वो भी एक फोटोन ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके थ्रू एनर्जी देंगे। तो सपोज करो कि हमने क्या किया कि मान लो कि अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इधर से इसको एनर्जी मिला है ना। तो एनर्जी मिला तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले करके, फोटोन से एनर्जी ले करके ये हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सपोज कीजिए कि इसमें बहुत तरह के फोटोन्स हैं, और जैसे कि व्हाइट लाइट पड़ा, तो व्हाइट लाइट में क्या है अपने पास, वायलेट है, रेड है, इंडिगो है, ब्लू है, ऐसे बहुत तरह के फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। तो बहुत तरह की फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है तो उसमें बहुत तरह का फोटोन है, और हर फोटोन का एनर्जी अलग अलग भी होगा। जो रेड वाले का फोटोन का एनर्जी होगा वो अलग होगा, वायलेट वाले का अलग होगा, ग्रीन वाले का अलग होगा, ऐसे बहुत तरह की एनर्जी है ना। तो इसमें बहुत तरह के फोटोन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन पे ऐसे हिट किया तो इलेक्ट्रॉन फोटोन से एनर्जी लेकर के जंप मार सकता है। लेकिन जंप मार सकता है तो एक बात जो सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी फोटोन्स का एनर्जी एक्सेप्ट करेगा जिसका एनर्जी किसी दो एनर्जी लेवल के गैप के बराबर है। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और इसको फर्स्ट स्टेट में जाना है, तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में जाना है तो इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। या फिर अगर सपोज कीजिए कि फर्स्ट स्टेट से इसको सेकेंड थर्ड स्टेट में जाना है, तो इन दोनों के बीच में कितने का एनर्जी गैप है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही फोटोन्स का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जिसका एनर्जी इन गैप के एनर्जी के बराबर हो। कहने का मतलब कि मान लो कि इधर से फोटोन आ रहा है,
इसका एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज दैट कि इधर से कोई फोटोन आया, उसका एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर के ना ही वो सेकेंड स्टेट में जा सकता है, ना किसी भी स्टेट में जंप मार करके जा सकता है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस एनर्जी को लेकर के ये किसी भी स्टेट में नहीं जा सकता। तो यहाँ पे क्या होगा कि फोटोन्स का एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगा, ये किसी भी स्टेट में नहीं जाएगा। क्लियर है? अब जैसे कि सपोज करो कि इसमें हमारे पास मान लो कि ऐसे, अब ये जो इधर से फोटोन्स पड़ रहा है इस पे, सपोज करो इस फोटोन्स का एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लेते कि सारे एक जैसे फोटोन्स है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन पड़ा। तो जरा देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले सकता है फोटोन से। तो दोनों के बीच का गैप कितना है, 10.2 है कि नहीं, और फोटोन का भी एनर्जी कितना है 10.2। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले लेगा और एक्साइट होकर के सेकेंड एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कितना है, 10.2 का ही है। मतलब कि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। तो हमने इससे पहले देखा कि अगर सपोज करो कि फोटोन के पास एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो इलेक्ट्रॉन ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर के किसी भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, फोटोन ऐसे ही निकल लेगा। ठीक है, यानी ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करा सकते, है ना। तो नहीं करा सकते तो ये किसी भी एनर्जी स्टेट में नहीं जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में रहेगा, भले इस पे फोटोन पड़ रहा है फिर भी। अब सर सपोज करो कि यहाँ से फोटोन आ गया, फोटोन का एनर्जी हमने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, सपोज दैट। तो जब ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा तो सेकेंड स्टेट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। हाँ, तो अब इलेक्ट्रॉन ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले करके फोटोन का ये जंप मार करके सेकेंड स्टेट में जा सकता है। ठीक है, अब जरा सपोज करो कि फोटोन का एनर्जी आ गया 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो फोटोन का एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो सेकेंड स्टेट में जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट से सेकेंड पे जाने के लिए। नहीं तो फर्स्ट से थर्ड पे जाने के लिए कितना चाहिए, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए, है ना। लेकिन इसके पास एनर्जी कितना है, 11 है। तो 11 है, तो अब देखो ये अगर जो फोटोन होता है वो पूरा का पूरा एनर्जी देता है। अगर कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट हुआ तो अपना पूरा का पूरा एनर्जी इसको देगा, है ना। तो अगर ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी दे दिया, सपोज करो ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले करके ना ही फर्स्ट में जा सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में जाने के लिए 10.2 चाहिए और ये है 11, तो 11 से ये 10.2 से ज़्यादा है। और यही ना ही ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर के थर्ड में भी जा सकता है, क्योंकि थर्ड में कितना है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। एग्जैक्ट उतना ही एनर्जी होना चाहिए। अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि चलो थर्ड में जाने के लिए, तो फर्स्ट से थर्ड में जाने के लिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो ये 11 ले लेगा, तो इस पे तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन यहाँ पे पहुंच जाएगा। और जो बाकी बचा हुआ एक्स्ट्रा है 10.2 से ज़्यादा, वो किसी फॉर्म में लूज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब फोटोन का एनर्जी इन्हीं एनर्जी गैप के इक्वल होगा तभी फोटोन एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेता है तो ना ही फर्स्ट सेकेंड स्टेट में जाएगा, ना ही थर्ड स्टेट में जाएगा, क्योंकि सेकेंड में जाने के लिए एग्जैक्टली 10.2 चाहिए। इसके पास 11 है, ज़्यादा है 10.2 से, तो भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होगा कि 10.2 से यहाँ पहुँच गया बाकी लूज कर दे, ऐसा नहीं चलता है। वो कब चलेगा, वो जब आयोनाइजेशन हो जाता है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन टोटली जब छोड़ के निकल ले तो, है ना। जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे, तो इसको आयोनाइज करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। आयोनाइज करने के लिए मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को, इस एटम को टोटली छोड़ के चला जाना है। तो एटम को टोटली छोड़ करके जाना है, तो ग्राउंड स्टेट में अगर यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को मिल गया, तो क्या होगा, ये बिल्कुल इन्फिनिटी पे चला जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, है ना। अब मान लो कि फोटोन के पास एनर्जी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन के पास 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऐसा पॉसिबल है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के आयोनाइज हो गया, और जो बाकी इससे एक्स्ट्रा है
है ना, 13.6 से जो एक्स्ट्रा है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी में आ सकता है, तब सही है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि फोटॉन्स के पास एनर्जी है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड में जाना है तो 10.2 एग्जैक्टली चाहिए, थर्ड में जाना है तो 12.09 एग्जैक्टली चाहिए। ये 11 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करेगा, ये इसको भी छोड़ देगा फोटॉन्स को। अब जरा सपोज करो कि मान लो इधर से फोटोन आया, इसके पास एनर्जी 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन अभी अपने ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। तो जरा इधर से गैप देखिए, फर्स्ट से थर्ड के बीच का जो गैप है वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इस 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेकर के ये जंप मार करके इसमें जा सकता है। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स को तभी एब्जॉर्ब करेगा जब उस फोटोन का एनर्जी ऐसे ग्राउंड स्टेट या फिर और दूसरे एनर्जी स्टेट के एनर्जी गैप के बराबर होगा। तो अगर इधर से जो कोई फोटोन आ रहा है, इधर से जो फोटोन आ रहा है वो फोटोन तभी एब्जॉर्ब होगा जब इस फोटोन का एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन तभी एब्जॉर्ब करेगा जब इस फोटोन का एनर्जी या तो 10.2 हो या 12.09 हो या 12.75 हो या फिर दिस कोई भी ऐसा हो सकता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हम लोग फोटॉन्स को दे करके इसको एक्साइट करा सकते हैं। तो अभी जैसे कि व्हाइट लाइट में होता है क्या है, व्हाइट लाइट में ऐसा कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी वाला तो नहीं है। एक तो व्हाइट लाइट है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है इसमें, तो यानी कि इसमें बहुत तरह के फोटॉन्स हैं, बहुत तरह का एनर्जी है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है ना। तो उसमें कोई ना कोई तो ऐसा फोटोन का एनर्जी होगा जिसका एनर्जी इन गैप के एनर्जी से मैच करता हो, तो वो सारे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा और उसको लेकर के वो एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। तो जब उन फोटोन को इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा तो क्या होगा कि उस स्पेक्ट्रम में से जो व्हाइट लाइट आ रहा था, उस स्पेक्ट्रम में से वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन्स मिस हो जाएगा। और जब हम लोग उसका स्पेक्ट्रम निकालेंगे व्हाइट लाइट का, जैसे कि देखिए कि मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, इसमें से ऐसे व्हाइट लाइट पास कराया ठीक, अभी मान लो कि हाइड्रोजन नहीं रहता तो ये व्हाइट लाइट को पास कराता, तो यहाँ पे हमको इस व्हाइट लाइट का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। अब जरा सपोज करो कि इसको हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, इसमें से पास करवाया, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम के उन सारे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा जिसका एनर्जी इन एनर्जी गैप के बराबर है। तो इसमें से वो फोटॉन्स मिस हो जाएगा, और वो फोटॉन्स मिस हो जाएगा तो जब बाहर में हम लोग इसका इधर बाहर में जब हम लोग इसका स्पेक्ट्रम लेंगे तो वो फोटॉन्स मिसिंग होंगे, तो वहां पे क्या आ जाएगा, एक ब्लैक लाइन आ जाएगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बन जाता है। वो आप लोगों ने पढ़ा भी है, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा। तो ये बात आपको ध्यान में रखने का है कि फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन तभी एब्जॉर्ब करेगा जब उस फोटोन का एनर्जी ऐसे किसी मतलब कि एनर्जी क्या होना चाहिए, ऐसे इन एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तब अगर उससे कम है या उससे ज्यादा है तो भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इतना बात ध्यान में रखना है, ठीक। तो एक तो पहला तरीका यही हुआ कि हमने फोटॉन्स के थ्रू एनर्जी दिया और इसको एक्साइट कराया। दूसरा तरीका हो सकता है एटॉमिक कॉलिजन, कि दो एटॉमिक कॉलिजन हुआ, दो एटम के बीच में कॉलिजन हो गया। तो कॉलिजन हुआ तो क्या हो सकता है कि कॉलिजन के टाइम पे कुछ एनर्जी लूज होकर के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दे इसके हायर एनर्जी स्टेट में। तो अभी जरा देखिए कि ये जो एटॉमिक कॉलिजन है ये नॉर्मल कॉलिजन से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे दो बॉडी के बीच में हम लोगों ने जो नॉर्मल कॉलिजन पढ़ा था सॉरी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमने कॉलिजन पढ़ा था, इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन, है ना। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जो इलास्टिक कॉलिजन हुआ और इलास्टिक कॉलिजन हुआ या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन हुआ, तो जो एनर्जी लॉस हो गया, इलास्टिक कॉलिजन में तो एनर्जी लॉस होता नहीं है। इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम कॉलिजन के पहले और मोमेंटम कॉलिजन के बाद कंजर्व होता है, और एनर्जी कॉलिजन के पहले और एनर्जी कॉलिजन के बाद कंजर्व होता है। लेकिन इन इलास्टिक में क्या होता है कि केवल मोमेंटम कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। तो नॉर्मल कॉलिजन में जब ऐसे कॉलिजन हुआ, इलास्टिक कॉलिजन हुआ और कुछ एनर्जी लॉस हो गया, तो वो लॉस एनर्जी कहाँ पे चला जाता है, डिफॉर्मेशन में चला जाता है। कि जो ऑब्जेक्ट टकराया होगा तो उनके बीच में डिफॉर्मेशन हो गया होगा या फिर हीट निकल गया होगा, किसी फॉर्म में वो
लॉस हो गया। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एटॉमिक लेवल पे कॉलिजन की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक लेवल पे जब हम लोग कॉलिजन की बात कर रहे हैं, तो जो एनर्जी लॉस होगा वो एनर्जी ऐसा हम लोग डिफॉर्मेशन में या फिर ऐसा हीट में लॉस हो गया ऐसा नहीं चलेगा। जो एनर्जी लॉस होगा वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट कराएगा। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना आपको कि जब हम लोग एटॉमिक कॉलिजन की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक कॉलिजन इलास्टिक भी हो सकता है, इन इलास्टिक भी हो सकता है, ओके, और परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकता है। बहुत तरह का कॉलिजन पॉसिबल है। तो जब हम लोग इलास्टिक कॉलिजन की बात करेंगे तब तो एनर्जी पहले जितना एटम के पास था, दोनों एटम के पास जितना एनर्जी पहले था बाद में भी उतना ही होगा। तो इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, जब दो एटम आपस में ऐसे इलास्टिकली कोलाइड करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को कोई एनर्जी नहीं मिलेगा। मतलब कि देखिए एटॉमिक कॉलिजन को आप फिर से समझिए कि सपोज करो कि हमारे दो, मान लीजिए ये एक एटम है और ये एक एटम है, चलेगा। अभी इनके बीच में कॉलिजन होने वाला है, ऐसे कॉलिजन हुआ, कॉलिजन होने के बाद सपोज करो कि ऐसे दोनों वेलोसिटी से मूव करने लगा। मान लो ये u1 था, ये u2 था, ठीक है, सपोज करो ये v1 हो गया और ये v2 हो गया। अगर कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक रहा, अगर कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक रहा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ, यानी कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ। मतलब कि इन दोनों को पहले मिलाकर के जितना एनर्जी था बाद में इन दोनों को मिलाकर के उतना ही एनर्जी है। तो ये कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हुआ तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं मिला। पहले जितना एनर्जी था काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, बाद में वही एनर्जी एटम के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गया, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट होने के लिए एनर्जी नहीं मिला, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, चलेगा। अब जरा सपोज करो कि यही हमारा इन इलास्टिक कॉलिजन हो गया। तो अगर ये इन इलास्टिक कॉलिजन हुआ तो कुछ एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी लॉस हो गया। तो ये एनर्जी लॉस कहाँ जाएगा, ये एनर्जी लॉस जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट करने में, हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट करने में, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जैसे हम लोग फोटोन्स, वही फोटोन्स एब्जॉर्ब हो रहा था जिस फोटोन्स का एनर्जी इन एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट के बराबर आ रहा था। अब जैसे कि सपोज करो कि हम एक बात करते हैं कि मान लो कि इधर से एक एटम आया, एक इधर से एटम आया, सपोज दैट इनके बीच में इलास्टिक कॉलिजन हुआ। सपोज कि मान लो कि इलास्टिक कॉलिजन हुआ, और इलास्टिक कॉलिजन हुआ तो लॉस इन एनर्जी, सपोज करो कि जब हमने कॉलिजन के थ्रू कि मोमेंटम कंजर्व कराया है ना, और मोमेंटम कंजर्व करा करके जब हम लोग एनर्जी निकालें तो मान लो कि लॉस इन एनर्जी आया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सपोज दैट। तो अब ये लॉस इन एनर्जी जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में जाना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए या तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए। तो इसका मतलब कि हमारा एजम्पशन गलत है, वहां पे इलास्टिक कॉलिजन ऐसा इलास्टिक कॉलिजन नहीं हो सकता जिसमें एनर्जी लॉस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है। यानी कि वो परफेक्टली, या तो वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन ही होगा, या फिर जैसा हम जो कॉलिजन मान रहे हैं कि इलास्टिक कॉलिजन में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस आ रहा है, ये अपने पास गलत आ रहा है। क्लियर है इतना? तो इस चीज को हम लोग जरा दूसरे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हुआ, कि इफ देयर इज परफेक्टली इलास्टिक collision between the atoms, then जो there is no energy loss, then there is no
एनर्जी लॉस, यानी कि प्रीवियस एनर्जी और फाइनल एनर्जी, प्रीवियस एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में था वही अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा, एनर्जी लॉस नहीं हुआ। देयर इज नो एनर्जी लॉस, यानी कि दैट इज टोटल एनर्जी विल बी एसोसिएटेड ओनली विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम में रहेगा वो टोटल एनर्जी, और कोई एनर्जी लॉस नहीं है, यानी कि देयर विल बी नो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए था, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेशन will take place only in elastic collision, अगर only in inelastic collision, अगर inelastic collision हो रहा है तो ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। और ये जो inelastic collision हुआ तो यहाँ पे भी जो ध्यान में होना चाहिए कि जो लॉस इन एनर्जी आएगा, ये जो लॉस इन एनर्जी आएगा दैट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू, दैट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू इन एनर्जी गैप के बराबर में होना चाहिए, ऑलवेज इक्वल टू, परफेक्टली इक्वल होना चाहिए, ऑलवेज इक्वल टू क्या, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि सपोज करो, मान लो कि मैंने मान लिया कि ये एक एटम है और ये एक एटम है, दोनों के बीच में मान लो कि इनइलास्टिक कॉलिजन हुआ, और इनइलास्टिक कॉलिजन हुआ और मान लो कि एनर्जी लॉस जो आ गया, ये जो एनर्जी लॉस आ गया, सपोज करो कि हम मान लेते हैं कि मान लिया, हमें पता नहीं है कि कैसा कॉलिजन हुआ, सपोज करो हमने पहला कंडीशन माना कि सपोज देयर इज अ इलास्टिक कॉलिजन एंड इन इलास्टिक कॉलिजन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, मान लिया हमने, चलो ट्रू हो गया वो। अब सेकंड कंडीशन मान लेते हैं कि मान लो कि अब इन इलास्टिक कॉलिजन है, तो इन इलास्टिक कॉलिजन है तो मास के हिसाब से मोमेंटम कंजर्व करा करके वेलोसिटी निकाल करके हम लोग वहां पे लॉस इन वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। और मान लो कि जो लॉस इन एनर्जी आया, सपोज करो कि जो लॉस इन एनर्जी आ गया, मान लो कि आ गया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब हम लोग को कैसा पता चला कि मान लिया कि जब हमने इन इलास्टिक कॉलिजन लिया और लॉस इन एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ले रहे हैं, तो अब ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सफिशिएंट नहीं है किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने का, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एजम्पशन गलत है, ऐसा कॉलिजन होगा ही नहीं, यानी हम लोग उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने का, तो इस पे एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। तो फिलहाल आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि जब कभी भी इलास्टिक कॉलिजन होगा तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो जो टोटल एनर्जी पहले था काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, कॉलिजन के बाद में भी वही टोटल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा एटम का। और अगर इलास्टिक कॉलिजन होगा तो जो लॉस इन एनर्जी है वो लॉस इन एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए, हमेशा इनके ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी गैप के बराबर होना चाहिए। अगर उतना एनर्जी गैप नहीं आ रहा है तो फिर वहां पे समझिए कि उस टाइप का इलास्टिक कॉलिजन नहीं होगा, इतना बात ध्यान में रखना है। क्लियर है? ठीक, तो इस पे हम लोग एक दो पॉइंट और कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे जनरली जो कॉलिजन होता है वो कॉलिजन होता है न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम के बीच में। इन जनरली जो कॉलिजन होगा वो होगा न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम, या फिर और न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, इन्हीं के बीच में कॉलिजन होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले ऐसा ले लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास ये एक न्यूट्रॉन है और मान लिया कि हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम है, चलेगा? तो देखिए जो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है।
यानी कि न्यूट्रॉन के सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो जो न्यूट्रॉन का मास है उसी को हम लोग एटॉमिक मास लेकर के चलते हैं। तो अगर हम न्यूट्रॉन का मास m लेंगे तो इसका भी एनर्जी कितना, इसका ही मास कितना लेना पड़ेगा, m लेना पड़ेगा। अब जरा सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए कि ये रेस्ट में था, है ना, मान लीजिए कि ये रेस्ट में था और इसके पास वेलोसिटी था u, सपोज दैट इसके पास वेलोसिटी था u। अब मान लो हम पहला कोलिजन लेते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, मोमेंटम और एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा हमेशा, ठीक है। मान लो कि कोलिजन हुआ, ये न्यूट्रॉन और ये कोलिजन होने के बाद सपोज दैट न्यूट्रॉन और ये हाइड्रोजन, ऐसे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर सेम मास के बीच में m है, u1 है, u2 है, सेम मास के बीच में अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। यानी कोलिजन के पास इसके पास वेलोसिटी आ जाएगा u2, इसके पास वेलोसिटी कितना आ जाएगा u1, अगर मास सेम है तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन हुआ, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक, दोनों का मास सेम है। अगर हमने इसको रेस्ट में ले लिया सॉरी, तो इसको रेस्ट में ले लिया तो क्या हो गया, कोलिजन के बाद मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटी क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा तो क्या होगा कि इसको मान लिया कि v था वेलोसिटी, तो ये फिर एक्सचेंज होने के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा और इसके पास वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो पहले जितना एनर्जी था बाद में उतना ही एनर्जी आ गया, चलेगा। अब सपोज करो कि हम सेकेंड लेते हैं, मान लेते हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन लेते हैं, है ना। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, मोमेंटम सेम रहता है, एनर्जी लॉस होता है। तो और इन परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है, कोलिजन होने के बाद दोनों बॉडी क्या होता है, एक दूसरे के साथ ऐसा सेम वेलोसिटी से चलने लगता है, जिसको हम लोग ऐसा मान भी सकते हैं कि मान लें कि दोनों चिपक गया है, असल में चिपकता नहीं है, दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लगता है, तो ऐसा लगता है कि दोनों स्टिक हो गया है ना। अब जैसे कि सपोज करें कि मान लीजिए हमारे पास ये डस्टर है और ये ऐसे पेन, अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा है तो ऐसा मान लेंगे ना कि ये दोनों चिपक गया, लेकिन ऐसा असल में चिपकता नहीं है। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कोलिजन होने के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लगता है। तो अब जरा सपोज कीजिए कि ये मास था, ये न्यूट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, इसका भी मास m है। सपोज करो कि अभी हमने इसको रेस्ट में लिया है, मान लिया इसके पास वेलोसिटी v है, ठीक। कोलिजन होने के बाद सपोज करो कि ये दोनों का दोनों ऐसे v डैश से जाने लगेगा। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना है, mv प्लस m इंटू 0, फाइनल मोमेंटम कितना है 2m v डैश, mv डैश mv डैश। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए v डैश कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा mv अपॉन 2m, यानी कि दैट इज v/2। यानी कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, एक रेस्ट में था, एक के पास वेलोसिटी v था, तो अब ये दोनों का दोनों किससे मूव करेगा, v/2 से मूव करेगा। तो इनिशियल एनर्जी कितना था, इनिशियल एनर्जी हमने कितना ले लिया, हाफ mv²। फाइनल एनर्जी कितना आएगा, फाइनल एनर्जी आ जाएगा, बताइए, हाफ इंटू 2m, इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी ना, इसका काइनेटिक एनर्जी, दोनों का वेलोसिटी सेम है तो सीधा हाफ 2m इंटू कितना v², यानी कि हाफ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि दिस इज इक्वल टू m, v² कितना आ जाएगा, v²/4, यानी कि फाइनल एनर्जी कितना आ गया, mv²/4 हो गया, ठीक है। तो जब फाइनल एनर्जी mv²/4 हो गया तो लॉस इन एनर्जी कितना हुआ, लॉस इन एनर्जी कितना हुआ, लॉस इन एनर्जी हो गया यहाँ से कितना आ गया, हाफ mv² माइनस mv²/4, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 mv², यानी इतना एनर्जी लॉस हो गया, चलेगा। तो अगर ये जो लॉस इन एनर्जी है, अगर सपोज करो कि ये लॉस इन एनर्जी, जैसे कि मान लेते हैं कि सपोज करो ये हाफ mv², मान लो कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो लॉस इन एनर्जी कहाँ जाना है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में जाना है। तो अगर ये लॉस इन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएगा, और ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर सपोज करो कि लॉस इन एनर्जी जो है ये आ गया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब इस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जंप नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब कि ये पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं हो सकता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं हुआ, हमने मान लिया कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा करके वेलोसिटी फाइंड करके लॉस इन एनर्जी निकाला। अब ये लॉस इन एनर्जी सपोज करो कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं जंप कर सकता है कहीं पे भी, तो इसका मतलब कि ये जो हमने एजम्पशन लिया था कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ये एजम्पशन गलत है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन यहाँ पे नहीं होगा। अब जरा सपोज करो कि हमने ऐसे मान लिया कि ये जो लॉस इन एनर्जी आ गया है ना, सपोज करो ये जो लॉस इन एनर्जी आया mv²/4, सपोज करो ये कितना आ गया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो ये जो लॉस इन एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में जाएगा। तो जरा देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट से थर्ड में जाता है तो 12.09 वोल्ट चाहिए, हाँ तो ये 12.09 इसको मिल जाएगा और यहाँ पे जा सकता है, यानी ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हमारे पास ट्रू है। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो कि लॉस इन एनर्जी आ गया 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो ये जो लॉस इन एनर्जी आया ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखिए 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे ज्यादा हो गया और इससे कम हो गया, यानी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे ज्यादा हो गया और इससे क्या हो गया कम हो गया, तो यानी कि फिर से ये पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्ट उसके बराबर होना चाहिए, यानी फिर से ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कि फिर से जो हमने परफेक्टली इनइलास्टिक का पॉसिबिलिटी लिया था दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में ये जो लॉस आया ये इनमें से किसी भी एनर्जी गैप से मैच नहीं कर रहा था, यानी कि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग को कंडीशन लेना पड़ता है। तो अभी जरा देखो जो मैक्सिमम एनर्जी लॉस है, मैक्सिमम एनर्जी लॉस जो होता है वो किस में होता है, वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में होता है, ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम एनर्जी लॉस है, तो सपोज करो कि मैक्सिमम एनर्जी लॉस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, तो परफेक्टली इनइलास्टिक में, तो परफेक्टली इनइलास्टिक में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस है, और ये जो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इससे ज्यादा है और इससे कम है, तो इतना तो समझ में आ गया कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होगा। लेकिन ऐसा इलास्टिक कोलिजन तो हो सकता है जिसमें इतने का एनर्जी लॉस आ जाए। मैक्सिमम एनर्जी लॉस आया 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, एंड दिस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड स्मॉलर देन 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे ज्यादा और उससे कम है। तो इसका मतलब कि अगर लॉस होता, मान लो कि हम ऐसा कोलिजन ले लेते कि जिसमें लॉस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता, तो जब परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है तो 11 को हो रहा है, ये 11 इससे ज्यादा है इससे कम है, तो यहां से हम लोग को इतना तो समझ में आ गया कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज और यहां से हम लोग को क्या पता चलेगा कि हम ऐसा कोलिजन लेते जिसमें 10.2 का लॉस करवाते एनर्जी, तो जब 11 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है तो 10.2 का भी लॉस हो सकता है, तो जब 10.2 का लॉस होगा तो वो कोलिजन क्या हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक ना होकर के इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, और फिर इलास्टिक कोलिजन में हम लोग फर्दर वहां पे दूसरा वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक, तो इस चीज को हम लोग और क्या करते हैं, फर्दर समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, कहता है न्यूट्रॉन विच इज गोइंग टू कोलाइड हेड ऑन टू अ स्टेशनरी H एटम हैज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिस्कस द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ कोलिजन। कहता है कि कोई न्यूट्रॉन है, उसके पास इनिशियल इतना काइनेटिक एनर्जी है, वो किसी स्टेशनरी H के साथ हाइड्रोजन एटम के साथ कोलाइड कर गया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है बताइए। तो इलास्टिक कोलिजन वाला तो पॉसिबिलिटी अपने पास ऑलरेडी है ना, इलास्टिक कोलिजन का पॉसिबिलिटी अपने पास ऑलरेडी ट्रू है कि दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो सकता है। जब दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन होगा तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास ये न्यूट्रॉन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों का मास m है, और अगर ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो क्या होता है कि अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ था तो इलास्टिक कोलिजन में
जो न्यूट्रॉन का एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी पूरा हाइड्रोजन को मिल गया, वहां पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। चलो भैया इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, ठीक है। और जब हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में जो लॉस इन एनर्जी आया था, एक तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ही मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी आएगा, तो यहाँ से जो मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी आया वो कितना आया था, mv²/4। ये mv² कितना था, 4 था। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये एक न्यूट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे तो इलास्टिक कोलिजन का पॉसिबिलिटी है ही, तो एक पॉसिबिलिटी तो हो गया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इलास्टिक कोलिजन, लेकिन असल में इन इलास्टिक कोलिजन में निकालना पड़ता है। अब जैसे कि सपोज करो कि इसके पास वेलोसिटी v है, तो हाफ mv² कितना दे रखा है, हाफ mv² दे रखा है 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हाफ mv² दे रखा है, चलेगा। तो देयरफॉर यहाँ से mv² कितना हो जाएगा, 2 × 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब हम लोग मान लेते हैं कि मान लिया कि लेट कोलिजन इज, हम पहला कंडीशन लेते हैं कि लेट कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, मान लेते हैं और देखेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं। मान लिया कि कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन के बीच में, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है, ये लॉस ऑफ एनर्जी होता है mv²/4, और यहाँ से mv² का वैल्यू कितना है, 2 × 24.5/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कितना आ जाएगा 24.5/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी दिस इज इक्वल टू 1 2 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंच 10 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ जिसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी है, उसमें एनर्जी लॉस कितना आ गया 12.25 का। तो ये 12.25 कहाँ जाना चाहिए, ये 12.25 इलेक्ट्रॉन को मिल जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाना चाहिए हायर एनर्जी लेवल पे। तो जरा देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट से सेकेंड एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी चाहिए 10.2 का, ये एनर्जी 12.25 है ना। एग्जैक्ट रहेगा तभी उस स्टेट में जाएगा, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो नहीं जाएगा, ज्यादा रहे तो भी नहीं, कम रहे तो भी नहीं। तो यहाँ पे जाने के लिए 10.2 चाहिए, ये 12.25 है, तब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट नहीं कर सकता। अगर हमने थर्ड पे एक्साइट कराया तो इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी चाहिए, 12.09 का चाहिए, है ना। इसके पास 12.25 है, ज्यादा ही है, यानी कि अभी भी इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर के एक्साइट नहीं होगा। अगर सपोज करो कि फोर्थ पे एक्साइट कराना रहता तो 12.75 का एनर्जी चाहिए था, यहाँ पे एनर्जी कितना है 12.25 का, तो ये 12.25 का है तो इससे कम हो गया, तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन फोर्थ पे भी नहीं जा सकता, इसका मतलब कहीं नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो एनर्जी लॉस क्या है, ये क्वांटाइज्ड, ये जो अपने पास क्वांटाइज्ड एनर्जी है, क्वांटाइज्ड एनर्जी गैप है, इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है। जब हमने परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन लिया तो एनर्जी लॉस आ गया 12.25 का, एंड दिस 12.25 किसी भी एनर्जी गैप के साथ, ग्राउंड स्टेट के साथ किसी भी दूसरे एनर्जी लेवल का जो गैप, एनर्जी लेवल गैप है उसके साथ ये परफेक्टली इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट में एक्साइट नहीं होगा, क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसा है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को दूसरे एनर्जी स्टेट में एक्साइटेड कराने के अकॉर्डेंस में नहीं है। अगर ये एनर्जी अकॉर्डेंस होता तो एक्साइट सम इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, तो हम लोग मान लेते हैं, लेकिन ये 12.25 इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए क्या हो रहा है, ये अकॉर्डेंस में नहीं आ रहा है, यानी कि क्वांटाइज नहीं आ रहा है, ऐसे भी मान सकते हैं। तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि हम लोगों ने क्या मान लिया कि परफेक्टली इन इलास्टिक इज नॉट पॉसिबल। ये हमारे पास एक आ गया कि परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा।
तो अब जरा देखिए, जब परफेक्टली इनइलास्टिक हो रहा है तो एनर्जी लॉस हो रहा है 12.25 का। तो ये जो एनर्जी लॉस 12.25 है, ये मैक्सिमम एनर्जी लॉस है, मैक्सिमम एनर्जी लॉस है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस है, तो यानी कि अगर परफेक्टली इन इलास्टिक ना हो करके केवल इन इलास्टिक होता तो वो एनर्जी इससे कम लूज करता, तो इससे कम लूज करता, ठीक। तो इससे कम हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए इससे कम एनर्जी हम लोग दो तरीके से लूज करवा सकते हैं। मान लेते कि केवल 10.2 ही लूज करता या 12.09 ही लूज करता। अगर 10.2 लूज करता तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्टेट में चला जाता, अगर 12.09 लूज करता तो थर्ड में चला जाता। इतना पॉसिबल है। तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि देखिए, ये एक वैल्यू आया, तो ये वैल्यू तो एक्साइट कराने के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वैल्यू हमें एक रफ आइडिया देता है कि किस तरीके से एक्साइट कराया जा सकता है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी 12.25 का लॉस हुआ। तो अब जो दूसरा एनर्जी लॉस होगा इलास्टिक कॉलिजन, सॉरी इन इलास्टिक कॉलिजन में जो लॉस होगा वो 12.25 से कम ही आएगा। तो वो 12.25 से कम हम लोग इसको भी ले सकते हैं, 10.2 का 12.09 का भी लिया जा सकता है। यानी इतना तो कंफर्म हो गया कि परफेक्टली इन इलास्टिक तो नहीं होगा, लेकिन इलास्टिक पॉसिबल है ना। जैसे कि देखिए, अब मान लो कि सपोज करो कि हमने परफेक्टली इन इलास्टिक ही निकाला होता है। सपोज कीजिए कि मान लो परफेक्टली इन इलास्टिक में ही लॉस आ जाता है ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो भाई कहीं पे नहीं लेके जा सकता है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ अब जो फर्दर इन इलास्टिक कॉलिजन होगा उसमें 9 से कम ही आएगा, और फिर 9 से कम आएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं एक्साइट हो सकता। तो यानी कि यहीं से हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि इनके बीच में कॉलिजन केवल इलास्टिक कॉलिजन ही हो सकता है, इन इलास्टिक कोई सा भी पॉसिबल नहीं है, परफेक्टली या फिर कोई दूसरा। लेकिन यहाँ पे पता चला ये 12.25 है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरा इन इलास्टिक तो पॉसिबल है जिसमें ये लॉस हो सकता है और ये लॉस हो सकता है, दो तरीके से लॉस हो सकता है, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ से इसको मिलने के बाद ऐसे मान लेते हैं, फर्स्ट केस तो हो गया कौन सा, फर्स्ट हो गया परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, ये तो पॉसिबल हो गया है ना। सेकंड जो आया परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड में चलते हैं हम लोग, इलास्टिक कॉलिजन, और इलास्टिक कॉलिजन चलते हैं और मान लेते हैं कि लेट लॉस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लेते हैं लॉस कितने का है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, फर्स्ट से सेकंड में ऐसे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। अब जरा देखिए, जब हमने 10.2 का ले लिया लॉस, अब यहाँ पे हम लोग को कैसा मिलेगा। सपोज कीजिए कि ये V है न्यूट्रॉन का, ये हाइड्रोजन है। अब मान लीजिए आफ्टर कोलिजन, सपोज कीजिए ये V1 से जा रहा है और ये V2 से जा रहा है, इसका मास m है, इसका भी मास m है, और लॉस कितने का है, 10.2 का है। तो अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना आ जाएगा, पहले का मोमेंटम प्लस कितना 0 इक्वल टू mv1 प्लस कितना mv2। तो यानी यहाँ से कितना आ गया अपने पास, v1 प्लस v2 इक्वल टू v, ये पहला इक्वेशन आया। लॉस इन एनर्जी कितना आ जाएगा, लॉस इन एनर्जी आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी माइनस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है। ये एनर्जी आ गया, यानी दिस इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इसको कितना ले लेते हैं, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं। कि मान लिया कि इलास्टिक कॉलिजन हुआ और इलास्टिक कॉलिजन में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस हुआ, तो हम लोग यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये लिख दिया इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन ये लिख दिया, ठीक, इतना। अब यहाँ पे जरा देखिए कि अपने पास v1 प्लस v2 इक्वल टू v है और हमारे पास ये इतना है। तो अब यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, कैसा,
हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर दे रखा है। कितना दे रखा है हाफ एम वी स्क्वायर? 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि ये कितना है, ये 10.2 का ले लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है सब, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 10.2, दिस इज इक्वल टू हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस कितना V2 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हाफ एम वी स्क्वायर कितना है 24.5 माइनस 10.2, दिस इज इक्वल टू हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से एक V1 V2 और ये V1 V2, दो अननोन, दो इक्वेशन आएगा, है ना। अब जैसे ये भी कैसे निकालेंगे यार, अब ये भी कैसे निकालेंगे, बात यहाँ पे ये हो गया। तो ये भी निकालने के लिए जैसे देखो कि हाफ एम वी स्क्वायर दे रखा है ना 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आगे हम लोग अब सॉल्व करके ये V1 स्क्वायर, इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14.3, दिस इज इक्वल टू हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, यानी ये एक रिलेशन आया, ठीक है। अब इस रिलेशन को हम लोग, ये मान लो कि पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग V1 V2 निकाल लेंगे। ये हमारे पास एक पॉसिबल इलास्टिक कोलिजन आएगा। अब ये V1 V2 कैसे फाइंड करने का, इक्वेशन को यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे जैसे कि बोल दिया कि V तो दिया नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर दिया है, तो मास तो आपको पता ही है ना, मास पता ही है, तो यहाँ से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं ना। नहीं तो दूसरा तरीका क्या हुआ कि हम इस दूसरा तरीका सॉल्व करने के लिए सपोज करो हम इसको ऐसे स्क्वायर कर लेते हैं कि हो जाएगा V स्क्वायर, फिर दोनों तरफ हाफ एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना आ गया, तो यानी कि दैट इज हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 इक्वल टू 24.5। तो यहाँ से हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करके हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस एम V1 V2 इक्वल टू 24.5, ऐसे इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करके, है ना, पुट करेंगे तो एक हमारे पास V1 V2 का रिलेशन आ जाएगा। तो एक V1 V2 का रिलेशन है और एक V1 प्लस V2 का रिलेशन है। ऐसे सॉल्व करके हम लोग V1 और V2 निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला कि जब हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिया, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो एनर्जी लॉस आ गया, वो जो एनर्जी लॉस था वो ना ही किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन वहां से एक पता चल गया कि 10.2 का भी एनर्जी लॉस हो सकता है और 12.09 का भी एनर्जी लॉस होता है। तो 10.2 का एनर्जी लॉस ले करके हमने एक इलास्टिक कोलिजन मान लिया। तो इसका एक पॉसिबिलिटी क्या आया, एक पॉसिबिलिटी आया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या आया, इलास्टिक कोलिजन विद एनर्जी लॉस ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरा जो इलास्टिक कोलिजन आया विद एनर्जी लॉस ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसमें फिर हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों का V1 और V2 निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अभी अपने पास जो थर्ड कंडीशन आएगा, ये सेकंड, जो फोर्थ पॉसिबिलिटी आएगा वो आएगा इलास्टिक कोलिजन विद लॉस ऑफ 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक में जो लॉस आ रहा था इससे ज्यादा आ रहा था और इससे कम आ रहा था। तो वहां से हम लोग को इतना तो पता चल गया ना कि इतने का एनर्जी लॉस ले सकते हैं, इतने का एनर्जी लॉस ले सकते हैं। जनरली होता है क्या है कि कॉलिजन में हम लोग पहले वेलोसिटी वगैरह निकलता है, उसके बाद एनर्जी लॉस निकलता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हम लोग चल रहे हैं, पहले एनर्जी लॉस एज्यूम कर ले रहे हैं, उसके बाद वेलोसिटी निकाल रहे हैं। और वो एनर्जी लॉस हम लोग कहाँ से एज्यूम कर सकते हैं, टोटल एनर्जी लॉस निकाला, और टोटल एनर्जी लॉस के हिसाब से हम लोग को पता चल सकता है कि कितना कितना का एनर्जी लॉस लिया जा सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास हो गया इलास्टिक कोलिजन विद लॉस ऑफ कितना 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाकी सब ये इक्वेशन सेम रहेगा, है कि नहीं, बाकी सब इक्वेशन सेम रहेगा, बस क्या होगा यहाँ पे फाइनली चेंज होगा। यहाँ पे मान लिया कि कॉलिजन के बाद, इस कॉलिजन के बाद V1 और V2 आ गया, तो V1 और V2 आ गया, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से V1 प्लस V2 V के बराबर रहेगा, और
जो एनर्जी लॉस होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, इसको हम लोग कितने का एनर्जी लॉस लेंगे, इसको 12.09 का लेंगे। और फिर हम लोग फर्दर इसी के जैसे सॉल्व करेंगे तो अपने को फिर कॉलिजन के बाद का, इस सिचुएशन में कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन होगा। तो बताना था कि कितने तरह का पॉसिबिलिटी है कॉलिजन का। तो यहाँ पे क्या पता चला कि अपने पास 3 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन वाला, ठीक है। दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में जो एनर्जी लॉस आ रहा है वो एनर्जी लॉस इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर वहां से हम लोग को क्या पता चला कि 10.2 का एनर्जी लॉस हो सकता है, 12.09 का लॉस हो सकता है। तो एक बार हमने 10.2 का एनर्जी लॉस लेकर के कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी निकाल देंगे, और एक बार 12.09 एनर्जी लॉस लेकर के कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो ये और ये इस तरीके से कॉलिजन पॉसिबल है, जिसमें हो सके आपको क्वेश्चन में ये V1 V2 भी फाइंड करने के लिए बोला जाए, या फिर केवल पूछ लिया जाए कि कितने तरीके से कर सकता है। तो अगर ओनली पूछा गया कितने तरीके से कॉलिजन हो सकता है तो इसके आंसर हो जाएंगे 3। एक ये वाला कॉलिजन, और एक कॉलिजन विद लॉस ऑफ इतना, एंड कॉलिजन विद लॉस ऑफ 12.09। हाँ, कॉलिजन के बाद कितना वेलोसिटी आएगा तो आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करके, है ना, इन इक्वेशन को सॉल्व करके वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इसी के जैसे एक और एग्जांपल करते हैं अभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इन द फिगर शोन बिलो व्हाट टाइप ऑफ कॉलिजन कैन बी पॉसिबल इफ के इज इक्वल टू, मतलब कि ये कोई न्यूट्रॉन है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वो हाइड्रोजन के साथ ऐसा हेड ऑन कॉलिजन करने जा रहा है। तो हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन कॉलिजन करने जा रहा है तो किस टाइप के कॉलिजन पॉसिबल हो सकते हैं, इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल बताना है कि किस टाइप का कॉलिजन होगा, कॉलिजन के बाद क्या वेलोसिटी होगा ये नहीं बताना है। तो कैलकुलेशन यहाँ पे आसान हो गया थोड़ा, क्योंकि बाकी वो सब जो V1 V2 निकालना था वो नहीं निकालना है, बस बता देना है कि किस टाइप का कॉलिजन पॉसिबल होगा। के का वैल्यू अलग अलग दे रखा है, एक बार दे रखा है जब 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो क्या ऐसा ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो अभी जरा देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर ही के है, यानी कि दैट इज एम वी स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, 2k, है ना। तो इलास्टिक कॉलिजन तो हमेशा पॉसिबल है, यानी कि इलास्टिक कॉलिजन इज पॉसिबल, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन में क्या है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, पहले जितना एनर्जी था बाद में भी उतना ही एनर्जी, है ना। तो वहां पे ऐसा इलेक्ट्रॉन को जंप करके जाएगा कि नहीं करके जाएगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी अराइज ही नहीं होता है। तो इलास्टिक कॉलिजन तो हमेशा पॉसिबल है। मेन प्रॉब्लम आता है परफेक्टली इन इलास्टिक या इन इलास्टिक, है ना। इतना 2 के आया। तो अब जरा देखिए कि अगर परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक में जो लॉस आता है न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का, वो लॉस इन एनर्जी कितना आता है, लॉस इन एनर्जी आता है mv²/4, यानी कि दैट इज mv² बाई कितना है, 2k ना, 2k/4 यानी कितना, k/2, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक में लॉस कितना है, k/2 का। तो पहला केस लेकर के चलते हैं। पहले केस में k कितना है, पहले केस में k है 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कितना, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो लॉस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो k/2 कितना होगा, देखिए लॉस इन एनर्जी कितना है परफेक्टली इन इलास्टिक में, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा कि नहीं होगा ये तो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन ये हम लोग को लेना चाहिए, ये मैक्सिमम एनर्जी लॉस देगा। तो मैक्सिमम लॉस यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ से k/2 कितना आया, ये k/2 आ गया 14/2, यानी कि दैट इज इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो मैक्सिमम एनर्जी लॉस है वो कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन इसमें भी जंप नहीं कर सकता, सेकंड में ना जंप कर सकता, किसी में भी जंप करके नहीं जा सकता, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी कम से कम फर्स्ट से सेकंड जाने के लिए 10.2 का चाहिए, और जो मैक्सिमम एनर्जी लॉस है वो कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही है। यानी कि यहाँ से इतना तो पता चल गया कि परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन नहीं होगा, क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में जो लॉस इन एनर्जी आ रहा है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट, ठीक। अगर हम लोग इलास्टिक कॉलिजन लेंगे तो जो इलास्टिक कॉलिजन होगा उसमें जो लॉस इन एनर्जी आएगा वो 7 से कम ही आएगा, और कम से कम एनर्जी तो 10.2 का चाहिए ना, कम से कम तो 10.2 चाहिए। मैक्सिमम एनर्जी, अगर हमने मैक्सिमम एनर्जी लॉस लिया परफेक्टली इन इलास्टिक करके तो लॉस आ रहा है 7 का, ये 7 सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन को जंप कराने का। और अगर हम लोग इलास्टिक लेंगे, इन इलास्टिक लेंगे तो इन इलास्टिक में तो और एनर्जी कम आएगा, तो और एनर्जी कम आएगा, 7 से कम आएगा, तो वो भी तो सफिशिएंट नहीं होगा।
तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जब के का वैल्यू 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कॉलिजन केवल और केवल क्या होगा इसमें केवल होगा इलास्टिक कॉलिजन। यानी कि पहले वाले केस में केवल इलास्टिक कॉलिजन ही पॉसिबल है और इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक पॉसिबल नहीं है पहले केस में। सेकेंड केस में चलिए के कितना है, के है 20.4, तो के 24 है तो के बाई 2 कितना आ जाएगा 20.4 बाई 2 यानी कितना 10.2 आ गया है ना। अब जरा देखिए ये जो के आ गया 10.2 आ गया, तो ये जो 10.2 है लॉस इन एनर्जी है, तो ये 10.2 एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ये 10.2 एक्सेप्ट करके ये सेकेंड स्टेट में जा सकता है, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक यहाँ पे पॉसिबल है। परफेक्टली इनइलास्टिक में जो एनर्जी लॉस आया वो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकेंड में जा सकता है। तो यानी कि सेकेंड केस में क्या पता चल रहा है, सेकेंड में इलास्टिक तो होगा ही होगा और क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक भी है ना। और अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन नहीं होगा सेकेंड केस में अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन नहीं होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन नहीं होगा तो जो एनर्जी लॉस आएगा वो 10.2 से कम आएगा, और जब 10.2 से कम आएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कि अगर कॉलिजन होना है तो या तो इलास्टिक कॉलिजन होना है या फिर परफेक्टली इलास्टिक होना है, इसके अलावा और कोई कॉलिजन नहीं होगा। ठीक, थर्ड वाला चेक करते हैं हम लोग। थर्ड में क्या है, के कितना है, के है 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो के बाई 2 कितना आ रहा है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जरा देखिए ये जो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के ना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता और ना ही यहाँ पे जा सकता, मतलब कि ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉसिबल नहीं है इसको किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। तो इसका मतलब कि परफेक्टली इनइलास्टिक इसमें नहीं होगा। ठीक, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं हो सकता। अब जरा देखो परफेक्टली इनइलास्टिक यानी कि जो मैक्सिमम एनर्जी लॉस है वो 11 का है, तो इलास्टिक में तो इससे कम आएगा ना। तो यानी कि अगर हम लोग इन इलास्टिक मान करके चले तो इन इलास्टिक में यहाँ पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस हो सकता है, और जब 10.2 का लॉस होगा तो इलास्टिक कॉलिजन होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में जा सकता है सेकेंड स्टेट में जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इस सिचुएशन में या तो इलास्टिक कॉलिजन होगा या फिर इन इलास्टिक कॉलिजन होगा, और जो इन इलास्टिक कॉलिजन पॉसिबल है उसमें भी एनर्जी लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है 10.2 का, हालांकि 11 है, 11 तो लॉस होगा नहीं, कितने का लॉस होगा 10.2, यानी कि थर्ड स्टेट में इलास्टिक कॉलिजन इज पॉसिबल एंड इन इलास्टिक कॉलिजन विद द लॉस ऑफ एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। फोर्थ नंबर में देखें, फोर्थ नंबर में के का वैल्यू कितना दे रखा है 12.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो के बाई 2 कितना आ रहा है यहाँ से, ये आ रहा है 12.9, कितना आ रहा है ये 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ना। हाँ, अब जरा देखिए कि जब हमारे पास ये 4 है, ठीक है, हमने के का वैल्यू 12 तो जब परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ तो लॉस कितने का गया 12.09 का। तो फर्स्ट स्टेट से थर्ड स्टेट तक का जो एनर्जी गैप है वो कितना है 12.09 का है, तो यानी कि ये एनर्जी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन हो करके यहाँ पे जंप करके जा सकता है, तो यानी कि इसमें क्या पता चला कि इलास्टिक कॉलिजन भी पॉसिबल तो है ही, प्लस परफेक्टली इनइलास्टिक भी है। ठीक, अब जरा देखिए कि अगर परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा, फोर्थ केस में अगर परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा तो जो लॉस इन एनर्जी आएगा वो कितना आएगा 12.09 से कम आएगा, तो 12.09 से कम आएगा तो इसका मतलब 10.2 आ सकता है। तो जब 10.2 आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस यहाँ पे जा सकता है। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब काइनेटिक एनर्जी रहेगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक भी पॉसिबल है, और परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली थर्ड पे जंप करके जाएगा, और इन इलास्टिक भी पॉसिबल है, और इन इलास्टिक जो पॉसिबल कॉलिजन होगा उसमें कितना एनर्जी लॉस होगा 10.2 का लॉस होगा, और इलेक्ट्रॉन जंप मार करके सेकेंड एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि इसमें क्या है ना, थर्ड वाले में हम लोग को क्या पता चला कि थर्ड वाले में इलास्टिक होगा, और साथ ही साथ थर्ड वाले में इलास्टिक होगा और परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं हो सकते हैं, और इसमें क्या होगा इन इलास्टिक। और फोर्थ
फोर्थ वाले में कैसा पता चल रहा है हम लोग को? फोर्थ वाले में इलास्टिक तो होगा ही होगा, और कैसा हो सकता है? परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकता है, क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक में 12.09 का एनर्जी लॉस है और इलेक्ट्रॉन 12.09 लेकर के थर्ड स्टेट में जा सकता है ना। तो यानी इलास्टिक भी है और परफेक्टली इन इलास्टिक भी है, और इलास्टिक भी तो पॉसिबल हो जाएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम 12.09 का लॉस है। तो 10.2 का भी लॉस हो सकता है किसी इलास्टिक कॉलिजन में, और किसी इलास्टिक कॉलिजन में 10.2 का लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन जम करके जाएगा ही जाएगा। यानी कि कितना पता चला कि इसमें इन इलास्टिक भी है और इसमें इन इलास्टिक। तो मतलब कि इस केस में तीनों टाइप का कॉलिजन हो सकता है, लेकिन इन केस में, है ना, इस केस में केवल इलास्टिक होगा, इस केस में इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, और इसमें केवल इन इलास्टिक। ये अपने पास इसका आंसर आ गया। तो ऐसे ही हम लोग को चेक करना होता है। तो जैसे कि मैंने ये केवल हाइड्रोजन के लिए निकाला है ना, हमने हाइड्रोजन के लिए ये एनर्जी निकाल लिया। आपको ये हाइड्रोजन लाइक एटम भी अगर आ गया, तो हाइड्रोजन लाइक एटम आ गया तो फिर आप इस तरीके से उसका एनर्जी निकाल लेंगे, और जब भी कॉलिजन होगा तो चेक करेंगे कि जो एनर्जी लॉस आ रहा है वो कैसा आ रहा है, और उस एनर्जी लॉस के थ्रू हम लोग किस तरीके से एक्साइट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो हमने प्रोसेस फॉलो किया यही प्रोसेस बाकी सब में फॉलो होता है। तो इस टाइप में क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कॉलिजन को लेकर के। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम आयन के साथ कॉलिजन का। क्वेश्चन कहता है कि हीलियम आयन इज एट रेस्ट एंड इज इन ग्राउंड स्टेट। रेस्ट में है और ग्राउंड स्टेट में है। अ न्यूट्रॉन विद इनिशियल एनर्जी के कोलाइड हेड ऑन विद द He आयन। मतलब कि सपोज कीजिए कि ऐसा है कि मान लीजिए ये He+ है और ये न्यूट्रॉन है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी K है, तो न्यूट्रॉन का मास m हो जाएगा, तो हम लोग को इसका मास कितना लेना पड़ेगा? 4m लेना पड़ेगा, है ना। हेड ऑन कॉलिजन हुआ, तो कहता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ K सो दैट देयर कैन बी एन इलास्टिक कॉलिजन। यानी कि K का मिनिमम वैल्यू क्या होगा कि इन इलास्टिक कॉलिजन हो सके। देखिए इलास्टिक कॉलिजन के लिए तो कितने भी मिनिमम एनर्जी पे कितना भी एनर्जी रहे इलास्टिक कॉलिजन हो सकता है। इन इलास्टिक में कंडीशन लग जाता है कि जो एनर्जी लॉस होगा वो क्या होना चाहिए? 2 एनर्जी गैप के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा एनर्जी लेवल निकाल लिया एक हीलियम आयन का। तो हीलियम आयन का जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना होगा, ये जैसे कि आप लोग पढ़ा ना कि 4He+ फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, En क्या होता है? Z स्क्वायर 13.6 माइनस 13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे निकाल दिया। ठीक है, सपोज करो ऐसे ले लिया। तो अभी मान लीजिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी K है, तो इलास्टिक कॉलिजन तो कितने भी एनर्जी में हो सकता है, इन इलास्टिक कॉलिजन लेते हैं। तो इन इलास्टिक के लिए भी सबसे पहले हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन निकालते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि मैक्सिमम कितना एनर्जी लॉस होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कौन से स्टेट में एक्साइटेड होकर के जा सकता है ये बता सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि मान लिया कि हम परफेक्टली इलास्टिक लेते हैं। तो जब परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है, तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में कॉलिजन के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से चलेगा, है ना। यानी आफ्टर कॉलिजन मान लीजिए कि दोनों का वेलोसिटी, सपोज कीजिए कि दोनों का वेलोसिटी सेम है। मान लिया कि इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, सपोज करो कि वेलोसिटी कितना आ गया, v' आ गया, है ना। सपोज करो कि दोनों v' से जा रहा है, सपोज दैट, और मान लिया अभी इसका वेलोसिटी कितना है, v है। तो परफेक्टली इलास्टिक है, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम लोग कैसा लिख सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा, m इंटू v प्लस 0 इक्वल टू कितना, ये m है ये 4m है ना, m प्लस 4m v', यानी कि दैट इज v' कितना आ गया यहाँ से, mv अपॉन 5m, यानी कि दैट इज v' इज इक्वल टू कितना आ गया, v' इज इक्वल टू v/5 आया। ठीक, अब यहाँ पे जरा देखिए इनिशियल एनर्जी कितना है, इनिशियल एनर्जी है हाफ mv², और फाइनल एनर्जी कितना है, दिस इज इक्वल टू इन पूरे का एनर्जी यानी हाफ
5m इंटू वी डैश स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 5m इंटू वी डैश स्क्वायर कितना हो गया, वी स्क्वायर बाय 25, है ना, यानी कि दैट इज इक्वल टू, यानी कि दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 10 आ गया, ये आ गया फाइनल एनर्जी। चलेगा, परफेक्टली इन इलास्टिक में, सॉरी परफेक्टली इन इलास्टिक। तो लॉस इन एनर्जी कितना आ गया, लॉस इन एनर्जी आ गया यहाँ से कितना है, लॉस इन एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, यानी कि दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी, यानी दिस इज इक्वल टू 10, तो यानी कि 5m वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू 4m वी स्क्वायर बाई 10, यानी कि दैट इज इक्वल टू 2m वी स्क्वायर बाई 5, यानी कि जो अपने पास लॉस इन एनर्जी आ गया ये 4m वी स्क्वायर बाई 5 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, k के, तो देयरफॉर एम वी स्क्वायर कितना आ गया, 2k आ गया। तो यानी कि दैट इज, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/5 इंटू 2k, यानी दैट इज 4k/5। मतलब कि अगर न्यूट्रॉन के पास इनिशियल एनर्जी k है, वैसे हीलियम से टकराएगा जो कि रेस्ट में था इनिशियली, और अगर परफेक्टली इन इलास्टिक हुआ तो इतना एनर्जी लॉस करेगा, 4k/5 का एनर्जी लॉस होगा। ठीक, ओके। तो परफेक्टली इन इलास्टिक हुआ तो 4k/5 का एनर्जी लॉस है, और अगर परफेक्टली इन इलास्टिक ना हो करके केवल इन इलास्टिक हो तो इसका एनर्जी लॉस कितना होगा, 4k/5 से कम ही आएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हम चाहते हैं कि ऐसा कॉलिजन हो, मतलब कि इनके बीच में कौन सा पॉसिबल कॉलिजन हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि वही पॉसिबल इलास्टिक कॉलिजन तो हमेशा पॉसिबल है। इन इलास्टिक में कैसा कॉलिजन होना चाहिए, अगर इन इलास्टिक हुआ है तो जो एनर्जी लॉस आएगा वो एनर्जी लॉस कम से कम क्या होना चाहिए, ऐसे ग्राउंड स्टेट के साथ और एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी गैप है उसके बराबर होना चाहिए। तो हमने परफेक्टली इन इलास्टिक ले लिया इतना, यानी कि इतना लॉस होगा, ये मैक्सिमम एनर्जी लॉस है कि नहीं। तो अगर ये 4k/5, अगर ये 4k/5, यहाँ पे क्वेश्चन है, केवल जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बहुत ट्रिकी बात लिखा हुआ है। कहता है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू सो दैट देयर कैन बी एन इन इलास्टिक कॉलिजन। एक इन इलास्टिक कॉलिजन होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है इन इलास्टिक, है ना। तो अब इन इलास्टिक में हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकता है और इन इलास्टिक भी हो सकता है। यहाँ पे इन इलास्टिक में परफेक्टली भी हो सकता है और इन इलास्टिक भी हो सकता है। तो जरा देखिए, जब हमने परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन कराया तो जो लॉस इन एनर्जी आया वो कितना आ गया, 4k/5। तो अगर ये 4k/5 एग्जैक्टली 40.8 के बराबर रहा, अगर ये 4k/5 एग्जैक्टली 40.8 के बराबर रहा, तो जो कॉलिजन आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन ही होगा। लेकिन अगर ये 4k/5 40.8 से अगर हमने ज्यादा लिया, अगर हमने 4k/5 को 40.8 से ज्यादा लिया, है ना, तो 4k/5 को हम 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा लेते हैं। अगर हमने इससे ज्यादा लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैक्सिमम लॉस हो रहा है,